महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अगले 24 घंटे सबसे ज्यादा क्रूशियल हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी स्क्रिप्ट अगले 24 घंटे में फाइनल होनी है। कल महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है, आगे का रोड मैप उसमें तैयार होगा। इस वक्त मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार देवेंद्र फडणवीस है, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरे चुनाव को फडणवीस ने लीड किया और बीजेपी को वो जीत दिलाई जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फडणवीस को परम मित्र बताया है, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी क्या कह रही है, अजीत पवार की पार्टी का क्या कहना है, क्या वो फडणवीस के नाम पर तैयार हैं? इस रिपोर्ट से समझिए। देवा भाऊ जो बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊं। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त एक ही नाम सबकी जुबान पर है, देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, नागपुर से लेकर मुंबई तक सिर्फ एक नाम सुनाई दे रहा है, देवा भाऊ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस? अरे भैया, अभी हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी। जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। पहले तो तीनों पार्टियां अपना अपना नेता चुनती है, अभी रिजल्ट ही आने का है। रिजल्ट आने के बाद सारे एमएलएस को बुलाना पड़ता है, अपने अपनी पार्टी का नेता चुनते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तीनों पार्टियां साथ में बैठकर और अठौले जी का भी मशवरा हम लेंगे और इसका निर्णय करेंगे। पिछले 24 घंटे से महाराष्ट्र में बीजेपी का एक ही पावर सेंटर नजर आ रहा है, फडणवीस का घर सागर बंगलो। बीजेपी के तमाम बड़े नेता फडणवीस से मिलने उनके घर पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और बीजेपी के संयुक्त महासचिव शिव प्रकाश ने देवेंद्र फडणवीस के घर जाकर उनसे मुलाकात की, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने से पहले अगला टास्क बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने का है और उसके लिए विधायक दल की बैठक होनी है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसका हिंट अभी कोई नहीं देना चाहता। कल माननीय हमारे नेता देवेंद्र जी ने साफ तौर से कहा है, मैं भी आपको साफ तौर से कहता हूं, तीनों पार्टियों के नेता मिलकर केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी है, अमित भाई है, हमारे नड्डा जी है, हमारा केंद्रीय एक पार्लियामेंट में बोर्ड होता है, उसमें सारी चर्चा होगी। अभी वो चर्चा करना नेतृत्व का सवाल है, नेतृत्व चर्चा करता है, तो मुझे लगता है जब भी बैठक होगी इसमें निर्णय होगा। महाराष्ट्र में इस चुनाव में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट बीजेपी का है। बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा और 132 सीटों पर जीत हासिल की, यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 89% रहा। अगर बीजेपी शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के स्ट्राइक रेट को कंपेयर करें तो बीजेपी का 89%, शिंदे की शिवसेना का 70% और अजीत पवार का 69% स्ट्राइक रेट रहा है। और इसीलिए बीजेपी के सपोर्टर्स चाहते हैं कि जीत का इनाम देवेंद्र फडणवीस को मिलना चाहिए, क्योंकि फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी ने महाराष्ट्र में वो करके दिखाया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। 5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही थी वो 100% सच साबित हुई। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊं। महाराष्ट्र में महायुति ने जो नंबर्स हासिल किए उसमें सबसे ज्यादा स्कोर तो बीजेपी का ही है और वोट शेयर भी बीजेपी का सबसे ज्यादा है, 26.8%। इसके पीछे कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन फडणवीस का एग्रेसिव कैंपेन एक इंपॉर्टेंट कारण रहा है। इस बात से
कोई इनकार नहीं कर सकता। ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर, सुन लो ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर। किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या MIMची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती। ती महिला म्हणाली, ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजीनगर हो गया। अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। फडणवीस ने सिर्फ एग्रेशन नहीं दिखाया, पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की और पार्टी की लीडरशिप की हर बात को बिना किसी गिला शिकवा के हमेशा माना भी है। जब एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी तो पहले मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उन्होंने एकनाथ शिंदे की अगुवाई में उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया और चेहरे पर शिकन की एक लकीर भी नहीं दिखने दी और पूरी मेहनत के साथ काम करके इस बार बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। इसलिए अगर फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसमें हैरानी वाली बात कोई नहीं होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या एकनाथ शिंदे इसके लिए राजी होंगे। 24 में भी जो चुनाव लड़ा गया वो एकनाथ शिंदे का चेहरा प्रोजेक्ट किया गया। क्या मुख्यमंत्री भी 2024 के आपके मन के मुख्यमंत्री अब सभी के शिवसेना के कोई दूसरे के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या उसको लेके कोई टशन हो सकता है? क्या आप अगर किसी और का नाम सामने आता है तो आप सब तैयार? देखिए हम लोग कुछ फाइट वगैरह नहीं करते, ये महायुति करके हम लोग इकट्ठा है। जैसे हम लोग शिंदे साहब को मानते हैं वैसे फडणवीस साहब को भी मानते हैं और फडणवीस साहब ने डिक्लेयर किया था कि उनके शिंदे साहब के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा, लड़ा गया, जीत हासिल की गई और आगे चल के जो भी होना है वो अच्छा होगा, ऐसे हम लोग सोचते हैं। महाराष्ट्र में महायुति के 3 चेहरे हैं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। तीनों के सपोर्टर्स उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से तो कोई भी बड़ा नेता फिलहाल खुलकर कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेकिन शिंदे की पार्टी के नेता कहने भी लगे हैं कि चुनाव तो शिंदे के चेहरे पर ही लड़ा गया था, इसलिए मुख्यमंत्री के पद के दावेदार भी वही हैं। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है 70 साल? मुख्यमंत्री तो एकनाथ राव जी शिंदे साहब ही बन रहे हैं। क्यों ऐसा? महायुति की जीत है, बीजेपी बहुत सीटें लेके आई है। जीत है, लेकिन देखो जिसके नेतृत्व में चुनाव हुआ है वो एक, जब हमारे पास पोल ले गया तो 32% फीसद लोगों ने कहा कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री और लोगों की सबकी इच्छा है कि एकनाथ राव जी शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने। मैं जिस पार्टी का विधायक हूँ मुझे तो ऐसा ही लगेगा कि मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे साहब ही मुख्यमंत्री इस राज्य के होने चाहिए और उस माध्यम से हम प्रयास करें। मगर फिर भी देखिए, राज्य में जिनके बलबूते पे और जिनकी ताकत पे और जिनका चेहरा देखते हुए लोगों ने वोटिंग किया और इतना बड़ा हमको जो जीत है वो मिला है, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे साहब ही रहने चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है। मगर फिर भी अमित भाई शाह हो या आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी हो, ये जो प्रमुख लोग हैं हमारे महायुति के प्रमुख लोग, उनके माध्यम से जो भी अंतिम निर्णय होगा वो निर्णय हमारे लिए बंधनकारक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अजीत पवार की पार्टी भी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। विधायक दल की बैठक में अजीत पवार को नेता चुना जा चुका है और अब उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं स्कोर तो अजीत दादा का भी अच्छा है, इसीलिए एलिजिबिलिटी तो उनकी भी बनती है। तीनों पार्टी के लोग बैठकर जो है तीनों का नेता कौन होगा ये भी चुनेंगे और फिर उनको जाकर बोलेंगे कि हम सब लोगों का नेता ये है और फिर वो आमंत्रित करेंगे सरकार बनाने के लिए। एकनाथ शिंदे हो या सब कह रहे हैं कि उनके पार्टी के लोग कि मुख्यमंत्री दोबारा एकनाथ शिंदे होने चाहिए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, क्या ये पोजीशन बनी हुई अभी भी? मुझे कुछ पता नहीं है क्या, अब ऐसा जर होगा तो अजीत दादा भी तो हो सकते, उनका भी तो स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है भाई। क्या अब जो है ये तीनों बैठकर जो है जो भी चर्चा होगी वो सबको जो है मान्य है। फडणवीस फिलहाल चुप हैं, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उन्हें संघ का भी आशीर्वाद है। अमित शाह भी चुनावी रैलियों में इशारा दे चुके हैं और अब बीजेपी से आवाज उठने लगी है कि देवेंद्र फडणवीस ने
जिस तरह संगठन को एकजुट रखा, महायुति में अच्छा कोऑर्डिनेशन रखा और सबको साथ लेकर चले, इसलिए फडणवीस ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के असली हकदार हैं। हमारे निर्णय दिल्ली की कोर कमेटी में होते हैं, सीईसी में होते हैं। हमारे सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, ऐसे कई नेता जो ऊपर बैठकर निर्णय लेते हैं। इन 3 महायुति के नेता एक साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली चर्चा करेंगे और उसमें निर्णय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जिस तरीके से मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को 137 से भी ज्यादा सीटों का मिला है, मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के सबके मन में अगर कोई मुख्यमंत्री बने तो हमारे देवा भाऊ बने, ये हमारी इच्छा है। फडणवीस आज महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, तो उसके पीछे 2 दशकों से ज्यादा लंबा उनका सियासी सफर है और इसकी शुरुआत होती है नागपुर से। शुरुआती जीवन से ही आरएसएस से जुड़े रहे देवेंद्र फडणवीस जब पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेंबर बने। 1992 में वो नागपुर नगर निगम के पार्षद चुने गए और सिर्फ 27 साल की उम्र में नागपुर के सबसे कम उम्र के मेयर बने। 1999 में वो पहली बार नागपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े और तब से लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। नागपुर से उनका कनेक्शन कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। जब कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद वो सीधे नागपुर पहुंचे तो नागपुर में फडणवीस केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर गए, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी उनके साथ थे। मेजॉरिटी मिलेगी और हमारी सरकार आएगी, ये हमको पूरा विश्वास था, पर ये उसके भी आगे जाकर ये जीत मिली है, ये बहुत ही अभूतपूर्व। और महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर ये विश्वास बताया उन्होंने एक प्रकार से जताया, इससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए लोगों की अपेक्षा को सिंसियरली पूरा करना होगा और निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व को पूरा करने की कोशिश करें। देवेंद्र फडणवीस की खासियत यह है कि वो अपने विरोधियों को तगड़ा जवाब देते हैं, लेकिन सहयोगियों के साथ हमेशा मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। यही वजह है कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैली में कहा था, फडणवीस देश को नागपुर का तोहफा है। उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की है और उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी हासिल की। वैसे तो वो राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और इसमें उनकी पत्नी का भी पूरा योगदान है। देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। देखिए, आज के रिजल्ट के लिए बहुत कामना थी मन में। आगे की बात हमारे पार्टी लीडर्स तय करेंगे कि महाराष्ट्र के लिए लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा है और वो सब लोग फॉलो करेंगे, सब लोग वो बात मानेंगे। बतौर पत्नी क्या चाहती हैं, फिर से सीएम बने वो? इसमें कभी मैंने शुरुआत से कभी इसमें कोई ना कामना की, ना पूजा की, ना मंदिर गई। मैंने हरदम मंदिर भी जाती हूँ तो मैं महाराष्ट्र के लिए कामना करती हूँ और महाराष्ट्र का अच्छा हो, जो भी डिसीजन हो, यही मैं सोचती हूँ। फडणवीस ने अपने सियासी करियर में इस चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनत की है और ये उनकी रैलियों में भी नजर आया है। नागपुर में लोग उन्हें देवा भाऊ के नाम से जानते हैं। देवा भाऊ का फाइटर अंदाज ही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है। देवा भाऊ जो बोलता है वो करता है और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है।